फ्रेंड्स, बीए पार्ट 2 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकात्मक और संघात्मक शासन की बात करेंगे, यानी कि यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। पहले हम एकात्मक सरकार की विशेषताएं लेंगे। पहली विशेषता है एक केंद्रीय सर्वशक्तिधारी सरकार, सिंगल सेंट्रल ऑल पावरफुल गवर्नमेंट। एकात्मक व्यवस्था में सभी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार के हाथ में केंद्रित होती हैं, जो कि राज्य के सभी भागों और लोगों पर सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती हैं। यह सरकार ही सभी व्यक्तियों के लिए कानून बनाती है। कानून निर्माण सत्ता किसी अन्य संस्था को प्राप्त नहीं होती है। स्थानीय सरकारें अपने नियमों या कानूनों का निर्माण केंद्रीय सरकार के द्वारा सौंपी गई शक्तियों के आधार पर ही कर सकती है। दूसरी जो विशेषता होती है एकात्मक शासन प्रणाली में, वो इस प्रकार है। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक एकात्मक व्यवस्था में स्थानीय सरकारें केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करती हैं। केंद्रीय सरकार ही उनको शक्तियां सौंपती है और उनकी शक्तियों में परिवर्तन कर सकती है। वो तो केंद्रीय सरकार की प्रशासनिक इकाइयों की तरह कार्य करती है। वो केंद्रीय सरकार के निर्देशाधीन ही कार्य करती है और केंद्रीय सरकार ही उनकी सीमाओं और शक्तियों में परिवर्तन कर सकती है। अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में स्थानीय सरकारें केंद्रीय सरकारों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। नंबर 3, संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन। क्योंकि एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती हैं और शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, इसलिए लिखित संविधान का होना आवश्यक नहीं होता है। लोगों की इच्छानुसार संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। एकात्मक सरकार की श्रृंखला में जो चौथी विशेषता होती है वो इस प्रकार है। संविधान और प्रशासन का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। एकात्मक राज्य का संविधान सदैव लचीला ही होता है, क्योंकि संविधान में संशोधन की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। एकात्मक राज्य का प्रशासन भी लचीला होता है, क्योंकि केंद्रीय सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी कानून पारित कर सकती है या नीति अपना सकती है। केंद्रीय सरकार प्रशासन में कभी भी कोई भी परिवर्तन कर सकती है। एकात्मक शासन प्रणाली की पांचवी विशेषता एकल समरूप प्रशासन, सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। एकात्मक सरकार में
समस्त राज्य का प्रशासन एक ही शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया जाता है। समस्त देश के लिए कानून और प्रशासन एक ही जैसा होता है। सरकार का संगठन सरल और समरूप होता है। ना तो दोहरी नागरिकता होती है और ना ही दोहरा प्रशासन और ना ही दोहरी व्यवस्था। अब हम लेंगे संघात्मक यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषताएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एकात्मक शासन प्रणाली का अच्छा उदाहरण है। और अब हम संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता लेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण भारत है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो संघात्मक या संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। प्रत्येक अपने अपने परिभाषित क्षेत्र में काम करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है और क्षेत्र महत्व के विषयों को प्रांतीय सरकारों को सौंपा जाता है। उदाहरण स्वरूप सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा इत्यादि केंद्रीय सरकार को सौंपे जाते हैं और कारागार, शिक्षा जैसे विषय प्रांतीय सरकारों को सौंपे जाते हैं। नंबर 2, लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि एक संघात्मक राज्य में केंद्र और प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया होता है, इसलिए यह आवश्यक होता है कि इस विभाजन को लिखित रूप में स्पष्ट परिभाषित किया जाए ताकि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के पास निश्चित अधिकार क्षेत्र हों और कोई भी सरकार अपने क्षेत्र से बाहर कार्य करने का अधिकारी न हो। इसलिए ये आवश्यक होता है कि संविधान लिखित हो। नंबर 3, कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एक संघीय संविधान लिखित होने के साथ साथ कठोर भी होता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना होता है कि ना तो केंद्रीय सरकार और ना ही प्रांतीय सरकार अकेले इसमें संशोधन करने के योग्य हों। केवल केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों को एक व्यवस्था के अधीन मिलकर संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। संघात्मक राज्य की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि संविधान के संशोधन का एक निश्चित ढंग से निर्धारण किया जाए और ये ढंग कठोर भी बनाया जाए। संघात्मक शासन व्यवस्था की चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक व्यवस्था में संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार सदैव संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं और संविधान के द्वारा निर्धारित अपने अपने क्षेत्रों में ही शक्तियों का प्रयोग करती हैं। कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है। नंबर 5,
न्यायपालिका की विशेष भूमिका, स्पेशल रोल ऑफ द जुडिशरी। ये अति महत्वपूर्ण विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली की। संघात्मक संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक होता है कि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना की जाए। इस न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया जाए, जिसके अंतर्गत इसको ये शक्ति प्राप्त हो कि यदि कोई संघीय या प्रांतीय कानून संविधान का उल्लंघन करे या संविधान के विरुद्ध हो या शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन करे तो उसको असंवैधानिक घोषित करके रद्द किया जाए। फिर एक संघात्मक राज्य में न्यायपालिका की स्थिति इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण होती है क्योंकि न्यायपालिका को ही ये अधिकार होता है कि वो केंद्र और प्रांतों में पैदा होने वाले झगड़ों का निपटारा करे। नंबर 6, दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। कुछ संघात्मक राज्यों जैसे अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। देश की नागरिकता और उस प्रांत की नागरिकता जिसका कि वो रहने वाला होता है। नंबर 7, द्विसदनीय व्यवस्थापिका या बाइकैमरल लेजिस्लेचर। एक संघात्मक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर संघीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाया जाता है। इसके एक सदन में तो देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है और दूसरे सदन में संघ की इकाइयों अर्थात प्रांतों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ये देखिए, ये थी महत्वपूर्ण विशेषताएं संघात्मक शासन प्रणाली की। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लास्ट टर्न पर हम लोगों ने संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लिया था। संसदीय शासन प्रणाली का उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन और भारत है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण अमेरिका है। जब हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तब हमको संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मिलता है, यानी कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलता है। और जब हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तब हमको संघात्मक या संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली का वर्गीकरण मिलता है। और जैसा हमने बताया कि अमेरिका और भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली है और ग्रेट ब्रिटेन एकात्मक शासन प्रणाली है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है सरकार के वर्गीकरण में। एक तरफ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और दूसरी तरफ जो है वो यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संघीय या संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। तो इसको लेने के बाद ये टॉपिक ख़त्म होता है। और देखिए, कोई भी आज की एक आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार होती है किसी भी देश में,
तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। व्यवस्थापिका या विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का कार्य होता है उस कानून का प्रवर्तन करना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय निर्णय देना। यदि कोई विवाद पैदा हो गया तो उस विवाद के आधार पर न्याय निर्णय देना होता है। ये एक महत्वपूर्ण होता है। तो अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि व्यवस्थापिका जो होती है, व्यवस्थापिका के सामान्य रूप से क्या कार्य होते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका को अंग्रेज़ी में लेजिस्लेचर बोलते हैं। कानून बनाने वाली संस्था होती है। तो ये जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, इस कानून बनाने वाली संस्था के मुख्य क्या कार्य होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ लेजिस्लेचर। एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में और ख़ास तौर से एक संसदीय शासन प्रणाली में, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, विधायिका का अति महत्वपूर्ण रोल होता है। विधायिका सिर्फ कानून ही नहीं बनाती है, बल्कि विधायिका या व्यवस्थापिका बहुत से कार्यों को संपन्न करती है। तो वो मुख्य कौन से कार्य हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि विधायिका या व्यवस्थापिका के एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या कार्य होते हैं। प्रजातांत्रिक राज्यों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा होती है, जिसका प्रधान कार्य कानून बनाना होता है। इस सभा को विधायिका या विधानमंडल कहते हैं। विधायिका अथवा विधानमंडल के 1 या 2 सदन होते हैं। भारत में हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच सुव्यवस्थित तालमेल है। इसमें कार्यपालिका के अधिकारों का उपयोग लोकसभा में बहुमत वाले दल के कुछ सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अब हम देखेंगे कि विधायिका के क्या प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद का पहला कर्तव्य उस दल का चयन करना होता है जो सरकार बनाएगा। इसके साथ ही उसे समर्थन देना और सरकार को तब तक सत्ता में बनाए रखना उसका कार्य है, जब तक कि उस दल को संसद का विश्वास प्राप्त होता है। नंबर 2, संसद का दूसरा कार्य देश के लिए कानून बनाना है। यह केंद्र और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। विशेष परिस्थितियों में ये राज्य की सूची में आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है। संसद का तीसरा कार्य राष्ट्र की आय और व्यय पर नियंत्रण रखना है। केवल संसद को ही यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक सेवाओं के लिए व्यय मंजूर करे और ये तय करे कि किस मद में कितना व्यय किया जाएगा। इसके साथ ही उसे ये भी अधिकार है कि वो ये तय करे कि विभिन्न खर्चों के लिए आवश्यक राजस्व की किस तरह से वसूली हो। संसद का यह भी कर्तव्य है कि वो ये देखे कि जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसका उपयोग उसी मद में हो रहा है कि नहीं। नंबर 4,
संसद का चौथा कर्तव्य प्रशासन पर नियंत्रण और कड़ी निगरानी रखना है। यह संसद का कर्तव्य है कि वो पूरे प्रशासन पर नज़र रखे। यह कार्य संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों, बजट पर चर्चा, प्रस्तावों तथा विभिन्न समितियों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। नंबर 5, संसद का 5वां कार्य संविधान सभा के रूप में कार्य करना भी है। संसद जब भी ज़रूरत पड़ती है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही संविधान में परिवर्तन करती है। नंबर 6, संसद का 6ठा कार्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के समय निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करना है। नंबर 7, संसद का एक और कार्य अदालत के रूप में कार्य करना भी है। राष्ट्रपति अथवा उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ महाभियोग के दौरान संसद एक अदालत के रूप में कार्य करती है। संसद की अवमानना के लिए वो किसी को भी दंड दे सकती है। इसके अलावा जो अंतिम कार्य, प्रमुख कार्य है, वो है संसद सूचना देने वाले संगठन के रूप में भी कार्य करती है। यहाँ दी गई सूचनाएं केवल बहस के जरिए नहीं बल्कि मंत्रियों से प्रश्न पूछकर भी प्राप्त की जाती हैं अथवा प्रचारित की जाती हैं। अब देखिए, हम लोगों ने संसद के या विधायिका के या व्यवस्थापिका, जो भी कह लीजिए, उसके हमने बहुत से कार्य देखे और उसमें एक अति महत्वपूर्ण कार्य है कि संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। एक संसदीय शासन प्रणाली में ख़ास तौर से जो संसद की भूमिका को देखा गया है वो इस संस्था के रूप में देखा गया है कि वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका उसके प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है, इस रूप में देखा गया है। और आप ये देख लीजिए कि एक ख़ास तौर से संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है उसका संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो संसद का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण होता है, कम से कम सैद्धांतिक स्तर पर तो नियंत्रण होता है। व्यवहारिक रूप में आगे चलकर हम ये देखेंगे कि बहुत सी ऐसे कारक हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके चलते संसद की शक्तियों में ह्रास हुआ है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन वो अलग बात है। परंतु जिस रूप में संसद को या विधायिका को देखा गया था वो इस रूप में देखा गया था कि वो कार्यपालिका के ऊपर की संस्था है, कार्यपालिका से ज़्यादा सर्वोच्च है, कार्यपालिका के सर्वोपरि है और संसद जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो अगर संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है तो कुछ ऐसे उपाय होंगे जिसके द्वारा संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो यही अब हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण के क्या उपाय हैं। संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना होता है। इसके लिए कई उपाय उपलब्ध हैं। संसद की कार्यवाही के नियम कानूनों के अनुसार संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और जवाब देने के लिए तय होता है। इस पहले घंटे को ही प्रश्नकाल कहते हैं।
संसद के हर सदस्य को प्रश्न पूछने का स्वाभाविक अधिकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। सदस्यों से प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य, यानी कि कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य। नंबर 1, प्रशासन की खामियों की ओर संकेत करना। नंबर 2, किसी खास विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और सरकार को ऐसी सूचना देना जिससे उसे अपनी नीति बनाने में सहायता मिले, अथवा जहां पहले से ही नीति मौजूद हो वहां उसमें समुचित सुधार करने में आवश्यकता मिले। प्रश्नों के उत्तरों से 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं संसद सदस्यों के द्वारा और उसका जो जवाब दिया जाता है कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, उसके 2 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, जनता को सरकार की नीतियों की जानकारी मिलती है और नंबर 2, सरकारी नीति, उसके क्रियान्वयन और उसकी खामियों के बारे में जनता की प्रतिक्रिया और राय की सूचना सरकार को मिलती है ताकि सरकार उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सके। यदि प्रश्न पूछने वाला कोई सदस्य ये महसूस करता है कि उसके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है और जनहित में उस मसले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, तो वो पीठासीन अधिकारी से उस मामले पर चर्चा करने का अनुरोध कर सकता है। यदि पीठासीन अधिकारी सदस्य से सहमत होता है तो वो आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार हो जाता है। ये चर्चा बैठक के अंतिम आधे घंटे में होती है। इस पर मतदान नहीं होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य संसद का ध्यान लोकहित के किसी महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना होता है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और जिसके मामले में नोटिस देकर प्रस्ताव लाने में काफ़ी देर हो जाने की संभावना हो। यह प्रस्तावित मामला ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में बहुत गंभीर हो, जो पूरे देश और उसकी सुरक्षा को प्रभावित करता हो और जिस पर सदन को तुरंत सामान्य कामकाज रोककर ध्यान देने की ज़रूरत हो। ये वो असाधारण कार्यवाही है जिसे यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सदन की सामान्य कार्यवाही रोकनी पड़ती है और लोक महत्व के इस अति आवश्यक मामले पर विचार किया जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यह प्रस्ताव पेश करने का उद्देश्य सरकार से उसकी ऐसी किसी गलती के लिए जवाबदेही करना होता है जिसके गंभीर परिणाम हो रहे हों। कार्य स्थगन प्रस्ताव का पारित होना सरकार की निंदा करने के बराबर है। सदन का कोई भी सदस्य पहले से अध्यक्ष की अनुमति लेकर लोकहित के किसी मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षण कर सकता है और इस पर संबंधित मंत्री द्वारा बयान देने का भी अनुरोध कर सकता है। मंत्री उस पर
तुरंत संक्षिप्त बयान दे सकता है, अथवा वो चाहे तो बाद में किसी समय या किसी दिन बयान देने का समय मांग सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लोकहित के किसी आवश्यक मुद्दे पर संबंधित मंत्री से अधिकृत बयान लेना है। इससे सरकार की निंदा का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इस पर कोई विचार विमर्श अथवा मतदान नहीं होता है। संसद की विभिन्न समितियों के माध्यम से भी कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। संसद, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद जो है, एक तो वो जो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण बनाती है, तो हमने जो आपको विभिन्न वर्ग के प्रश्न पूछने के उपाय हैं उसके द्वारा वो कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। और दूसरा जो है वो अपनी विभिन्न समितियों के द्वारा, कमिटी सिस्टम के द्वारा संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाती है। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से भी कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही और कार्यपालिका के कामकाज पर निगरानी रखने तथा उसकी जांच करने के संसद के अधिकार प्रामाणिक हैं, लेकिन संसद पर कामकाज का अत्यधिक बोझ है और उसकी कामकाज की प्रक्रिया ऐसी है कि वो रोज़मर्रा के बहुमुखी और जटिल प्रशासन तथा वित्तीय लेन देन की पूरी छानबीन नहीं कर सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए संसद ने कई समितियों का गठन किया और उन्हें विभिन्न विभागों के कामकाज की जांच का भार सौंपा। संसदीय समितियां प्रस्तावित नीतियों की पूर्ण और विस्तृत जांच करती हैं। यह समितियां अक्सर विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दों पर दलगत राजनीति और प्रचार से हटकर आदर्श परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श का अवसर प्रदान करती है। समितियों से ये उम्मीद की जाती है कि वह कार्यपालिका को हमेशा सजग रखें। संसदीय समितियां अनुभवों और योग्यता के प्रयोग के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करती है। यह समितियां पीठासीन अधिकारियों और भावी मंत्रियों को प्रशिक्षण का मौका देती हैं। संसद की कुछ समितियों के नाम हैं प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा अन्य अनेक समितियां। तो ये जो संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, उसमें समिति प्रणाली का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्नों के पूछने का तो योगदान है ही है। प्रश्नों के द्वारा तो वो संसद जो है वो कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है। आय व्यय पे नियंत्रण करके भी वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और समितियों के द्वारा भी वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर एक संसद के या विधायिका के क्या मुख्य कार्य होते हैं उन कार्यों को लिया, और उसमें जो एक प्रमुख कार्य होता है संसद या विधायिका का कार्यपालिका को नियंत्रित करने का, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि वो किन उपायों के द्वारा, किन यंत्रों के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।